बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपसे माई स्टडी कैम के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ बच्चों। कल आपका हमने एक छोटा सा टेस्ट लिया चैप्टर नंबर 21 का, फिज़िक्स का। ठीक है, आपको पता है कि मैं हमेशा कहता होता हूँ कि चैप्टर जो बाकी फिज़िक्स के 20 चैप्टर्स हैं वो सब एक तरफ हैं और चैप्टर नंबर 21 एक तरफ है। बिकॉज दिस वन इज लाइक मैं कहता हूँ ये भरा हुआ नॉलेज से। हमारे टीचर्स हमें इसको बहुत कम ज़्यादातर करवाते होते थे और आपको भी गालिबन मुझे लगता है यही हालात होंगे। जारी बात है, वेटेज तो है चैप्टर का। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करने की इस वीडियो में। और ये उसी मतलब उस टेस्ट की बेसिकली एक डिस्कशन है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने दो काम करने हैं। एक तो आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठना है और हर बात को नोट डाउन करना है। ठीक है, नोट डाउन करने के लिए करने से होगा ये कि आपसे जितनी भी ये चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट से आपको बताए जाएंगे वो आपको स्ट्रेंथन हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बहुत सी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी होंगी। ठीक है, वो सब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाएंगी। और तो और आप उनको जब रिवाइंड करना चाहें तो आप उसी कॉपी को खोलें जो हमने डिस्कशन के लिए स्पेसिफिक आपको लगवाई है और उससे एक दफा रिवाइज कर लें। ठीक है बच्चा, अब आगे की बात अगर हम करें तो आपने सबसे पहले एक चीज नोटिस करनी है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूंगा, ये जरूर आपने देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूजन। फर्स्ट कीवर्ड इज फ्यूजन ऑफ टू ड्यूट्रियम्स। मुझे लग रहा है कि ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। आई थिंक सो नजर नहीं आएगा आपको भी, तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूं। अच्छा, ड्यूट्रियॉन्स, ठीक है, ऑफ टू ड्यूट्रियॉन्स इनटू अ हीलियम न्यूक्लियस इज अबाउट। सबसे पहली बात आती है बच्चों ड्यूट्रियॉन्स क्या है? हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो बेसिकली बच्चों याद रखें जो आइसोटॉप है ना, उसका हाइड्रोजन का आइसोटॉप है ड्यूट्रियॉन। तो उसी को हम कहते हैं, ड्यूट्रियम को ही हम कहते हैं ड्यूट्रियॉन का, उसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। तो वो कह रहा है कि उसको किस में लेके जाना है आपने? न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम अल्फा पार्टिकल भी कहते होते हैं। ठीक है, जो कुछ यू होता है 4/2। ठीक है, और इज आपने वो एनर्जी बतानी है बेसिकली। अच्छा, हम आगे इसके हम कैलकुलेशन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगी। इसमें आपने 2-3 बातें याद रखनी है कि जो न्यूक्लियॉन की पहली टर्म है जो आपको बतानी जरूरी है, इसको नोट डाउन कर लें। ये एक ऐसी टर्म है जो हम कलेक्टिवली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपके पास एक ये है न्यूक्लियस, उसके गिर्द आपके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो जो भी इसके अंदर पाया जाता है यानी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, अब इसमें आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स याद रखिएगा, उन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेसिकली क्या है? न्यूक्लियॉन्स। आपको पहली टर्म मैंने आपको बता दी है कि न्यूक्लियॉन क्या होता है बच्चों। अच्छा, अब हमने बात करनी है कि एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो ड्यूट्रियम की है ना, वो है आपके पास कितनी है? ई। पहले तो हम एक इक्वेशन लिख लेना जिसके अंदर ये रिएक्शन सारा क्लियर हो जाए आपको। 2/1 प्लस एक और ड्यूट्रियम 2/1 गोज टू हीलियम 4/2 विच इज प्लस एनर्जी। अब आपको यही एनर्जी उसने आपसे पूछी है कि ये कितनी है। ठीक है, अब हमने ये बतानी है। अब उसके लिए आपके पास पहली बात याद रखें कि जो ड्यूट्रियम के लिए है ना पर न्यूक्लियन की एनर्जी, वो है आपके पास 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आपके पास है हीलियम के लिए, वो है आपके पास 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने याद कर लेनी है। ये इसको निकालना कैसे है सब ये हम आपको इंशाल्लाह जरूर बता देंगे। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगली बात कर लेते हैं। हीलियम के अंदर न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 4 किसके अंदर है? हीलियम के अंदर। और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक कैलकुलेशन हम वो अच्छे से करवाना चाहते हैं। और ड्यूट्रियम या ड्यूट्रियॉन के अंदर कितनी है, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 2। या यहां तक बातें जो है क्लियर हो गई हैं, इनको नोट डाउन कर लें। अच्छा, हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं बच्चों। अगली आपके पास कैलकुलेशन। ठीक है, अब आपके पास 4 न्यूक्लियॉन है एक हीलियम एटम के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर,
उसको आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास एक जो है आपके पास ड्यूट्रियन, उसके अंदर एनर्जी कितनी निकलती पर न्यूक्लियन 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके पास न्यूक्लियन कितने हैं 2, आपके पास आंसर आएगा 2.2। आपके पास टोटल ड्यूट्रियंस कितने थे, मैंने इक्वेशन लिखी थी, दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन थी आपके पास, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास कितने वो बन रहे हैं ड्यूट्रियंस 2, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 4.4। अब आपने यही 4.4 28 से इसको माइनस कर देना और आपके पास आंसर आएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपका है आंसर। अब इधर आपके पास देखें 23.6 आंसर नहीं है, आपके पास आंसर क्या है 24, तो हम इसलिए किसको टिक करेंगे 24 ही को टिक करेंगे। 23.6 होता तो हम उसको करते, लेकिन अभी वो नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे, बल्कि किसको करेंगे 24 मेगा इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, अगला क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, हुआ ये था कि मैंने एक दफा इसको रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन चूंकि हम ये सॉफ्टवेयर न्यूली यूज कर रहे थे तो पता नहीं चला, वो अचानक से रिकॉर्डिंग बीच में इंटरप्ट हो गई और फिर मुझे अब दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को किसके साथ कंबाइन किया था, तो उन्होंने किया था वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ। अच्छा, इधर एक बात है कि लोग कहते हैं ये रट्टा है, मैं कहता हूं यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट है, क्या यानी एक चीज आप याद कर लेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी ये पूछा गया तो वो क्यों नहीं पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स को कंबाइन किसने किया था, वो आपको किया करके दी थी मैक्सवेल ने। किसने बच्चों, मैक्सवेल ने। और क्या बनी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फोर्स, दोनों कह सकते हैं आप। उसको कंबाइन किया गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। आप एनएफ समझ जाएंगे, आप ज़हीन बच्चे हैं, वो होता है वीक न्यूक्लियर, एनएफ का मतलब होता है न्यूक्लियर फोर्स। और ये किसने किया, डॉक्टर अब्दुल सलाम। आप समझ जाएंगे एएस क्या है, ठीक है। आगे इससे बनी थी इलेक्ट्रो वीक फोर्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद जब हमने इलेक्ट्रो वीक फोर्स को कंबाइन किया किसके साथ, हमने इसको कंबाइन किया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ, तो हमारे पास क्या बना था, हमारे पास बना ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। क्या बनी आपके पास, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। और जब आपने ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंबाइन कर दिया, तो आपके पास क्या बन गई, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, आप ये कह सकते हैं कि हर चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता होता हूं, बच्चों अल्लाह ताला है ना, तो उनके पास जो एक पावर है ना, जिनको हम सुपर नेचुरल पावर्स कहते हैं, अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है। मैं हमेशा कहता हूं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो एक्चुअली में वो हम उसकी बात कर रहे हैं, वो है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। हर फील्ड पे कादिर हैं, हर चीज पे कादिर हैं बेशक। तो आपके पास वो क्वेश्चन आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो चार्ज। चार्ज किस पे नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, कैथोड रेज पे भी चार्ज होता है, तो आंसर इज गैमा, ठीक है बच्चों, आंसर इज सी। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विल्सन क्लाउड चैम्बर। ये आपके पास ये कुछ चैम्बर वो है, अपरेटसेस हैं, वो हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन वो आगे चलेंगे, इनकी कोई इतना जरूरी नहीं है। यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे कि कौन सी गैस यूज करते हैं, तो वो बेसिकली अल्कोहल वेपर होता है। तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि वो एक फोम टाइप सब्सटेंस को यूज करते हैं जिसके अंदर अल्कोहल सोक अप हुआ होता है। सोक अप क्या होना है, जज़ब किया होता है उसने। तो बेसिकली जब हम उसको उधर रखते हैं तो फिर वो अल्कोहल के वेपर्स देता है। अल्कोहल के अंदर हमारे पास पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने केमिस्ट्री में ये बात पढ़ी हुई है कि अल्कोहल के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो वाटर से वीक होती है। इसीलिए हमने पढ़ा था इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है, जबकि वाटर का होता है 100। तो जब इथाइल अल्कोहल है वो ज्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है, उसके वेपर ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है।
तो उस वजह से यहाँ पर वो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसको यूज किया जा रहा है, ही की जाती है। उसके बाद हम अगले पे आ जाते हैं। A high potential difference of dash is used in Geiger-Müller counter यानी GM counter। अच्छा बच्चे यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है, हाई वोल्टेज लिख दिया तो बच्चे कोशिश करेंगे कि इसकी तरफ जाएं या इसकी तरफ जाएं। ये अब आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या है। 400 वोल्ट्स है, ना तो 5000 है ना 4000 है, 400 है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, वो है ये आपने लिख लिया होगा ना, इसको नोट डाउन कर लें। अगर किसी का रह गया तो वो पॉज करके तो इसको जरूर लिख ले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। रुक जाए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि मुझे ज़्यादा खपना ना पड़े, ठीक है। तो हमने अपना बोर्ड साफ कर लिया, हम आगे की बात करते हैं। 1 क्यूरी इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि हमने पढ़ा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। लेकिन हमारे पास तो बैक्यूरल में आंसर है, तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड का बैक्यूरल के साथ रिलेशन क्या है। तो हम जानते हैं 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। 1 बैक्यूरल 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के बराबर है। तो इसलिए हम इस पूरे यूनिट को बैक्यूरल से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए यहां पर ऑप्शन क्या आएगा आपका, ये वाला ऑप्शन आएगा। अच्छा यहां पर रेज़ टू पावर 10 था, इसको 1010 ना समझिएगा बच्चों। अच्छा इधर आप कुछ बातें और याद कर लें। ये तो एक यूनिट हो गया आपके पास, कुछ आपने यूनिट्स और याद करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 1 ग्रे, ग्रे को लिखते हैं GY, ठीक है। ग्रे होता है ये, GRAY होता है इसके स्पेल। 1 ग्रे होता है आपके पास, और ये होता है 1 जॉल पर किलोग्राम के इक्वल, ये अब्सॉर्ब्ड एनर्जी के कर यूनिट है। उसके बाद आपके पास एक होता है अच्छा इसका ओल्ड यूनिट क्या आपके पास है, वो है 1 रेड है सॉरी। तो 1 रेड कितने के इक्वल होता है, 0.01 ग्रे के इक्वल होता है। इसके अलावा आप इसमें लिख लें और क्या होता है, सेवेट SV लिखते होते हैं उसको। 1 सेवेट कितने के इक्वल होता है, ये इक्वल नहीं होता सॉरी, ये 1 सेवेट भी एक यूनिट है। ये किसका है, उसका है इफेक्टिव एब्जॉर्ब्ड डोज का, ठीक है। उसके अलावा अब अच्छा 1 सेवेट मैंने आपको बता दिया। अच्छा इसका ओल्ड यूनिट है 1 रैम, क्या है 1 रैम, वो कितने के इक्वल होता है, 0.01 सेव के, यानी सेवेट के। ये आपने लिख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है मेरे बच्चों। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द मोस्ट यूजफुल ट्रेसर फॉर आइसोटोप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है थायराइड ग्लैंड। तो यहां पर हम आंखें बंद करेंगे और ढूंढेंगे आयोडीन किधर लिखा है। क्यों आयोडीन ढूंढेंगे, याद रखें ट्रेसर हम वो यूज करते हैं जिस भी जगह पे आपने कुछ ट्रेस करना हो ना, वहां पर वो सब्सटेंस को, एक तो रेडियो एक्टिव होगा, जरूरी है ये, ठीक है। दूसरा हम वो सब्सटेंस यूज करते हैं जो वहां पर यूटिलाइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड में आप पढ़ चुके हैं कि यहां पर आयोडीन आता है और क्या बनाता है, थायरॉक्सिन। ये क्या है, थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन जो एनर्जी जो आपको फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो बॉडी का टेम्परेचर हीट अप करता है, ज्यादा करता है। इसको हम T4 भी लिखते हैं, यानी टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास और भी ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बनाता है, BMR जिसे हम कहते हैं, ये उसको भी इंक्रीज करता है। और ये हमारे पास क्या करता है, इसी की वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो जाती है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। आप आगे लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके अलावा हमारे पास यहां बनता है T3 जिसको हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीजें हमारे पास यहां पर बनती हैं, इसलिए हम इसके लिए आयोडीन को यूज करेंगे इसके ट्रेसर के तौर पर। अगली चीज है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। ये तो मतलब हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम आर ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों आपने आंखें बंद करनी है, इलेक्ट्रॉन्स लगा देना है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट होते हैं। कैसे, 235 आपके पास यूरेनियम 235/92 होता है। इसका अब आप न्यूट्रॉन्स, आप इसमें प्रोटॉन्स ये हैं, इसमें 92 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। बट इसमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। वो कितने हैं, 143 न्यूट्रॉन्स हैं इसके अंदर। कितने हैं, 143 न्यूट्रॉन्स। तो
तो इट मींस कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के तादाद इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन इलेक्ट्रॉन की हमेशा तादाद इक्वल होगी। अच्छा, आपके पास अगला वो क्वेश्चन कर रहा है क्वार्क्स। अच्छा बच्चों याद रखें, क्वार्क्स, बोसॉन्स, हिग्स बोसॉन्स, गॉस बोसॉन्स, लेप्टॉन्स, हेड्रॉन्स, मिजॉन्स, म्यूऑन्स, ये सब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आएंगे उनमें ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। बेटा आपने परेशान नहीं होना किसी भी बच्चे ने। और ये होती हैं आपके पास 6 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अगर कोई बच्चा लिखना चाहे जरूर लिखें। अप, एक होती है अप, दूसरी होती है डाउन। अप डाउन, तीसरी होती है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, चौथी होती है चार्म, स्ट्रेंज, चार्म, फिर होती है अप डाउन, फिर आपके पास होता है स्ट्रेंज, चार्म, और एक और होती है मेरे जहन से निकल गई है, टॉप एंड बॉटम। सॉरी, टॉप एंड बॉटम क्या होती है बच्चों? टॉप, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, ये 6 क्वार्क्स होते हैं आपके पास। एंटी क्वार्क्स भी होते हैं, उनकी अभी वो हमारे अभी डिस्कशन का मतलब नहीं है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगली चीज, बीटा पार्टिकल्स इन विल्सन क्लाउड चैम्बर हैव। तो यहां पर जब आपको दिया गया तो उसके अंदर सिर्फ जिगजैग था, एरेटिक पाथ ऑप्शन में नहीं था। क्यों नहीं था? मैंने खुद हटाया था ताकि आपको, मैं देखना चाहता था कि क्या आपको एरेटिक और जिगजैग पाथ का पता है कि दोनों एक ही चीज है। इसलिए जिन बच्चों ने एरेटिक लगाया, वेल डन बच्चों, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, शाबाश मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग कैडमियम रॉड्स। ठीक है, ये भी एक रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है, याद रख कर लें आप। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लें, रट्टा बेस्ड है। ठीक है, मॉडरेटर के तौर पे यूज होते हैं ये चीजें। अच्छा, एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल इज आपके पास वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? वो होगा आपके पास गैमा पार्टिकल। उसकी वजह क्या है बच्चों? जितना साइज छोटा होगा उतनी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल हमेशा बच्चों को ऐसे देता होता हूं। ये वैसे एक रफ है, ये अल्टीमेट नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये अप्लाई हो जाता है। मैं अक्सर अपने बच्चों को एक एग्जांपल देता हूं कि जब आप सुई में से धागे को पास करेंगे, पतला धागा होगा, इजीली पास हो जाएगा। अगर आप मोटे धागे को यूज करेंगे ना, जो सुराख से भी बड़ा है, तो वो नहीं जाएगा। एक तो उसको रेजिस्टेंस आ रही है, दूसरा उसकी जो साइज है वो ज्यादा होने की वजह से वो सुराख में से पेनिट्रेट कर नहीं पा रहा, लेकिन छोटे वाला कर जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, ये बात मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अगला ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ। 14 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सन इज ऑलवेज 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 बच्चों फ्यूजन रिएक्शन होता है। वो जो सन में टेक प्लेस कर रहा है वो कौन सा होता है मेरे बच्चों? आप सबको पता होना चाहिए कि वो फ्यूजन होता है। अच्छा, एक और बात याद कर लें, फ्यूजन रिएक्शन ये है वो जिससे हम हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं बच्चों। और आपको पता है कि मोस्टली जो ममालिक हैं उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब को, यानी जो स्ट्रांग है, उन्होंने अचीव कर लिया। हाँ, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो और बात है। हम अभी तक अभी तक जो हमारी पावर हम दिखाते हैं वो तो हम अटके हुए हैं एटॉमिक पावर पे, यानी जो हमारा एटॉमिक बॉम्ब है, छोटे वाला फिशन है वो। ठीक है, लोग फ्यूजन पे पहुंच चुके हैं। और हाइड्रोजन बॉम्ब तो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि जब से वर्ल्ड बनी है तब से हमें वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सन पे यही तो चल रहा है। अच्छा, उधर वहां पे याद रखें कि जो हमारे पास सोर्स होता है, फ्यूल होता है, बेसिकली वो हाइड्रोजन और हीलियम ही है। अच्छा बच्चों, अगली चीज की बात करें, अगला क्या क्वेश्चन है वो फिर आगे से स्टार्ट हो रहा है। माशाल्लाह, आज सर की क्लास लूंगा मैं। कंपाइलिंग में इतनी मिस्टेक्स नॉट एक्सेप्टेड। एन अल्फा पार्टिकल कंटेन्स, कहता है अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? हम ऊपर बात कर चुके हैं, हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसके अंदर +2 चार्ज होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या आएगा? 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ये देखें, ये इसके प्रोटॉन्स है इसमें से, और ये टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं। 4 में से 2 माइनस कर दें, आपके पास क्या आंसर आएगा? 2। इस वजह से इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स हैं और 2 क्या है आपके पास? प्रोटॉन्स हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू हेड्रॉन ग्रुप्स। मैंने आपको बोला है कि हम ये इन डिटेल जरूर पढ़ेंगे, तो अभी मैं इसके बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, लेक्चर पहले ही बहुत लेंथी हो रहा है, ये और लेंथी हो जाएगा। प्रोटॉन आपने याद रखना, ना इलेक्ट्रॉन है, ना म्यूऑन है, ना
ना ही आपका न्यूट्रिनोज है। इसके अलावा आपका आंसर है बेसिकली आपका प्रोटॉन आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो वो क्या कहता है, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हीलियम इज, बेसिकली 2 हैं। कौन कौन से, 3/2 हीलियम एंड ये आपने याद करने हैं बच्चों, करने हैं, ये 2 होते हैं इसके। ठीक है, याद कर लें। 1 जॉल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अ बॉडी पर किलोग्राम इज इक्वल टू, हम ऊपर बात कर चुके हैं, किधर की हुई है ये बात हमने, ये देखें 1 जॉल पर किलोग्राम किसके इक्वल है, 1 ग्रे के इक्वल है। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है, मैं ऊपर बता चुका हूं। ठीक है, in nucleus of uranium 235/92 the number of neutrons will be, ऊपर बता चुका हूं 143। कहां बताया है बच्चों, कहां बताया है, ये देखें, ये देखें, यूरेनियम 235 था, एक्सप्लेन्ड 1 AMU is equal to 1.66 क्रॉस 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये यूनिट जरूर देखना है, अगर आपको ग्राम देगा तो आपका ये यूनिट हो जाएगा 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। ये बात आपने याद रखनी है। अगर किलोग्राम हो तो -27, अगर ग्राम हो तो -24। ये बात आपने देख लेनी, आंखें बंद करके आपने इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लगा देना है। ठीक है बच्चों, चूंकि इधर और नहीं है, देखिए -25 अगर आपको दे रहा है तो वो साथ में किलो ही दे रहा है, -20 दे रहा है तो किलो दे रहा है। ठीक है, यहां पर अगर -20 लगाना है तो यहां पर हमें साथ में एक लगाना तो पड़ेगा प्रीफिक्स, लेकिन वो नेगेटिव वाला होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज यूनिफॉर्म। तो बच्चों ये जे थॉमसन की वजह से था, जे थॉमसन वाले लॉ में था। आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, प्लम हमने पढ़ी हुई है क्या, प्लम पुडिंग थ्योरी, क्या पढ़ी थी, ये 9th में हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, प्लम पुडिंग थ्योरी, जो कि कहती है कि ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस, और इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, यूं जैसे प्लम होते हैं पुडिंग के अंदर। आपने पुडिंग नहीं देखी तो आप इंटरनेट पे जाके उसको एक दफा देख सकते हैं, उसकी तो एटलीस्ट एनिमेशन तो नहीं ना मैं दिखाऊंगा। अच्छा, अब बाकी जो 2 हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपके पास अगला बंदा है कौन, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने भी ये बोला था, उसने तो गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट किया था, उसने बोला था दरमियान में न्यूक्लियस है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स है। तो असल में न्यूक्लियस की डेंसिटी तो ये रही, दरमियान में कंसंट्रेटेड है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सब जगह पे बराबर। अब ये क्या है, ये दरमियान में न्यूक्लियस है, कंसंट्रेटेड है यहां पर। ठीक है, यहां पर तो नहीं ना न्यूक्लियस है, ये यहां पर तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, और बोहर का भी यही मॉडल था। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग थी, तो आप उसको, हम अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। फॉर चेन रिएक्शन टू बिल्ड अप द साइज ऑफ द रेडियो एक्टिव टारगेट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल मास। चेन रिएक्शन को बिल्ड होने के लिए, उसको स्टार्टअप होने के लिए मॉडरेट नहीं करना, आपको मॉडरेट करना है तो आपको इक्वल लेना पड़ेगा साइज टू क्रिटिकल साइज। अभी हम उसको मॉडरेट नहीं रखना चाहते, बल्कि हम उसको अनकंट्रोल्ड वाले की बात कर रहे हैं, जो कि चलता चला जाएगा। तो वो आपको कहता है वो कौन सा होगा, ग्रेटर साइज होगा जब क्रिटिकल साइज से। क्रिटिकल साइज, अब आपने टर्म नहीं पढ़ी तो बेटा, लेकिन आपने एक टर्म पढ़ी हुई है क्रिटिकल वॉल्यूम। आपने क्या ये टर्म नहीं पढ़ी? तो आप नहीं जानते कि वॉल्यूम में और उसमें कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं होता, क्रिटिकल मास, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो इसलिए क्रिटिकल साइज बेसिकली वही टर्म है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत है डिफरेंस। मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, अभी करूंगा तो टाइम बहुत लगेगा मेरे बच्चों, और टाइम भी सेव करना है और हमें आपको एक क्वालिटी भी प्रोवाइड करनी है। आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, कितनी, 2 हाफ लाइफ, द नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियस। डिकेड हमने अनडिके का देखते होते हैं ज्यादातर। ठीक है, डिके कितने हो गए ये बताना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक सब्सटेंस है हमारे पास 100%, कितना, 100%, एक हाफ लाइफ हुई, कितना रह गया, 50%। हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे किया करें, मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूं, मुझे बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, ये हाफ लाइफ नंबर कितनी है, 1, इसको मैं लिखता हूं 1T/2, और ये मैं लिख देता हूं T2 1/2। ठीक है, तो एक हाफ लाइफ और दूसरी हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ हो गई हैं। आपके पास अनडिके कितने रह गए हैं, यानी जो डिके नहीं हुए वो कितना है, 20%, 25%। तो आपके पास डिके कितना हो गया है, 75%। बच्चों कितना डिके हो चुका है, 75%। तो आपने ये बताना है, ना कि ये। अगर आप ये बताएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने अनडिके का नहीं पूछा। ये क्या है,
अनडिके, और ये क्या है? डिकेड बच्चों, क्या है ये? डिकेड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। 75%। अच्छा, अब आप बोलेंगे ये 75% का ऑप्शन नहीं है सर। देखें, अब मेरी बात सुने, 3/4 जो होता है ना, 3/4, इसको हम 75% के इक्वल ही कंसीडर करते हैं। जैसे 1/2 कितने के इक्वल होता है? ये लिख लें, ये जो बात मैं लिख रहा हूं ये लिख लें, ये आपकी नहीं जानी चाहिए। 1/2 इक्वल होता है 50% के, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही 1/4 इक्वल होता है 25% के, ठीक है। और वैसे ही 3/4 किसके इक्वल होता है? 75% के। ये चीज लिख लीजिएगा। अच्छा बच्चों, द एग्जाम्पल ऑफ एंटी मैटर इज ऑल ऑफ दीज। क्यों? एंटी प्रोटॉन किसका है? बेसिकली एंटी पार्टिकल ये है प्रोटॉन का। एंटी न्यूट्रॉन किसका है? न्यूट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका है? ये बच्चों आप बताएंगे, नीचे कमेंट डाउन करें, पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? सब बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है, शाबाश। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कॉमनली नोन एज, बच्चों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर बता के आऊं मैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। आई थिंक सो वो मैंने रिमूव ना किया हो, किधर गया? ये रहा। नहीं, मैंने वो रिमूव कर दिया था। तो न्यूक्लियंस मैंने आपको बताया किसके लिए टर्म यूज होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ये दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज, ये भी आपने याद करनी है कितनी, ठीक है, 1590 years। इन हाउ मेनी ईयर्स शैल द अर्थ लॉस। अच्छा, ये बात याद रखेंगे, ये तो कभी भी नहीं होगा। इन्फिनिटी टाइम रिक्वायर्ड है। कितना? इनफिनिटी, इनफिनिटी। अच्छा, इसके लिए मैं ना अपने बच्चों को एक फॉर्मूला लिखवाता होता हूँ, क्या होता है वो लिख लें आप। n इज इक्वल टू, n होता है अनडिके, और ये मतलब जो रह जाते हैं ना उनको n कहते हैं हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन उसको n नॉट लिखते हैं, E माइनस लैम्डा टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये आपने जरूर लिख लेना है, याद कर लेना है। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है कि अगर टाइम इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, टाइम कितना हो जाए? इनफिनिटी बच्चों, तो क्या सच में ये जीरो हो जाएगा? बिल्कुल। अब t इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया है? इन्फिनिटी के, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा n नॉट e माइनस लैम्डा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय समथिंग, इन्फिनिटी हो जाता है बच्चों, ये भी याद रखना है आपने। n नॉट e माइनस इन्फिनिटी, सॉरी मैंने x क्यों डाल दिया? अच्छा, अब आप एक और बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर माइनस हो तो हमने उसको हम नीचे लेके जा सकते हैं, यानी डिवीजन में लेके जा सकते हैं, पावर में माइनस हो। अब ये हो गया e इन्फिनिटी। अब आप जानते हैं कि किसी चीज की पावर इन्फिनिटी हो तो वो भी इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी, और किसी चीज की डिवीजन में इन्फिनिटी हो तो वो जीरो हो जाता है। ये बातें आपको मैं जरूर सिखाऊंगा जब हम फिजिक्स करेंगे। तो किसी चीज की डिवीजन में इन्फिनिटी हो तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड कि अगर टाइम इन्फिनिटी पे पहुंच जाए तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हो जाएगा? वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जीरो हो जाएगा, यानी जितना है सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन पोजेस मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, ऊपर बता चुका हूं मैं, इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। गैमा पार्टिकल आएगा इसका, ठीक है। गैमा, यहां हम उसको क्या कहते हैं? ओप्स सॉरी, ये क्या हो गया, चलें उसको छोड़ें। एनर्जी लिबरेटेड व्हेन वन एटम ऑफ U235 अंडरगो फिशन रिएक्शन। अच्छा मेरे बच्चों, यहां सीधा सीधा है कि फिशन रिएक्शन करना है तो कितनी एनर्जी वन एटम से निकलेगी? तो वो निकलेगी इतनी। कैसे? इसकी जो होती है ना एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो होती है 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं बच्चों? आप बताएंगे कितने न्यूक्लियॉन्स हैं इसमें? कितने न्यूक्लियॉन्स हैं वो आप नीचे कमेंट डाउन करेंगे, और उसके बाद आंसर इसका आएगा अप्रोक्सीमेटली, नॉट कंप्लीटली, इट्स अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स कितने हैं वो बच्चे बताएंगे नीचे, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है, शाबाश बच्चों। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन ऑल ऑफ दीज, ये भी मैं आपको आगे जब डिटेल्स होंगी तब करवाऊंगा, अभी टाइम बहुत लग जाना है। अच्छा, एक और बात याद रखें, स्ट्रॉन्ग और वीक का उसने नहीं पूछा, इसलिए हम इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, सबके अंदर होती है, ठीक है। और ये है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो सिंपल है कि मॉडरेटर स्लो डाउन द रिएक्शन, मॉडरेटर ब्रिंग द न्यूट्रॉन टू रेस्ट, बिल्कुल ऐसा नहीं करते। मॉडरेटर एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, नो, ये काम दूसरी चीज़ों का होता है, वो भी आपको बाद में बताई जाएंगे। मॉडरेटर रिफ्लेक्ट द न्यूट्रॉन, ना ऐसा भी नहीं होता, तो स्लो डाउन द न्यूट्रॉन होता है। आपको पता है, मैं जाते जाते एक बात बताऊं, जिन बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो वो जानते होंगे कि रशिया में आज से ऑलमोस्ट 35 ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा एटॉमिक हुआ था ब्लास्ट, और वो उनकी एक विसिनिटी में हुआ था। हुआ क्यों था?
बेसिकली उन्होंने गलती ये की थी कि उनके पास ऑलमोस्ट आई थिंक अच्छा अच्छा बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन बच्चों को भी, जो बच्चे मुझसे पहली दफ़ा मिल रहे हैं, ठीक है, वो मेरा मैं नीचे नंबर मेंशन कर देता हूँ 0316239808। इस पे रब्ता करें आप मेरे से। हम लोग एक प्रॉपर सेशन लगा रहे हैं एमडी कैट का, इंशाल्लाह वो स्टार्ट होने वाला है। उसमें हम इससे बेहतर, ये तो जस्ट एक डेमो था बच्चों, जैसा मैंने बोला था, इट्स जस्ट आ डेमो। तो आपको इससे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बेसिकली ये मेरे एडमिन है, आप इनसे बात करके तो आप हमारे ग्रुप में एडर हो सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको बेहतर अंदाज में हम आगे लेकर चलेंगे। इधर कहीं ऊपर भी शो हो रहा होगा नंबर, आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे जल्द से जल्द हमसे रब्ता करें अगर आप एक एमडी कैट के बच्चे हैं। और आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना बच्चों, कुछ नहीं होता, जो इस बार रह गया हम अगले साल जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।